हेलो वीवर्स, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट एक्ट ईयर 2000। तो इस पे चर्चा करने से पहले हम एक टॉपिक देख लेते हैं कि संसद से कोई भी विधेयक अगर पारित होता है तो उसे कितने चरणों से गुजरना पड़ता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो चरण है विधेयक का प्रस्तुतिकरण। कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले विधेयक कहलाता है। कोई भी विधेयक को अगर हमें प्रस्तुत करना है तो हम चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस भी सदन में विधेयक प्रस्तुत होता है उसे पहला सदन कहा जाता है, पहला सदन माना जाता है, ये हम कहें तो। फिर उस विधेयक का प्रस्तुत होने के बाद उस विधेयक पर चर्चा की जाती है। चर्चा होने के बाद मतदान होते हैं। मतदान अगर अधिक भारी मतों से पारित हो जाए तो उसे सेकंड हाउस या हम कह रहे हैं दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। फिर दूसरे सदन या तो लोकसभा हो सकता है या राज्यसभा हो सकता है। अगर पहला सदन यदि राज्यसभा है तो दूसरा सदन होगा लोकसभा, और यदि पहला सदन यदि लोकसभा है तो दूसरा सदन होगा राज्यसभा। तो दूसरे सदन में विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उसमें चर्चा की जाती है, फिर मतदान किया जाता है। सेम प्रोसेस उसमें भी फॉलो होता है जो कि पहले सदन में होता है। फिर उसके बाद अगर दूसरे सदन से भी पारित हो जाए तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। तो ये हमारा 3 चरण जो है मेन है वो ये है कि पहले सदन में विधेयक जाएगा, फिर उससे पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा, फिर अगर उससे भी पारित हो जाए तो वो तीसरा राष्ट्रपति के पास जाएगा। क्योंकि संसद में ये तीनों आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अगर हमको किसी भी विधेयक को पारित करना है तो इन सब से पारित कराना होगा। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे जो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उस समय राष्ट्रपति कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, मुख्यमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे और गृह मंत्री कौन थे, ये देखेंगे। तो हमने राइट कॉर्नर में दिख रहा है कि राष्ट्रपति जो थे वो थे KR नारायण, और जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जो गृह मंत्री थे जिन्होंने इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया वो थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। और उस समय के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह। तो आइए अभी हमने इतना डिस्कस किया, इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है कि अगर किसी भी राज्य का गठन करना हो तो हम इस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, वो है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में दिया गया है कि किसी भी राज्य का गठन करने के लिए ये अनुच्छेद होगा। इस अनुच्छेद के तहत हम किसी भी राज्य का गठन कर सकते हैं। तो आइए हम इसके बाद अनुच्छेद 3 के ऊपर, आर्टिकल 3 के ऊपर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में भारत के भीतर नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में, सीमाओं में या नाम में परिवर्तन के बारे में उल्लेखित किया गया है। ये राज्यों का गठन या नाम परिवर्तन या उसके सीमाओं में कोई परिवर्तन या राज्य का नाम परिवर्तन यदि करना है तो इसकी शक्ति दी गई है संसद को। अनुच्छेद 3 के तहत यह शक्ति दी गई है कि संसद भारत के भीतर किसी नए राज्य का निर्माण कर सकता है, उसके सीमाओं में कोई वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, वर्तमान राज्य जो है उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो ये सब शक्तियाँ संसद को दी गई है अनुच्छेद 3 के तहत। तो इसके अंतर्गत
अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकृत करता है कि किसी राज्य की सीमा या क्षेत्र को बढ़ा सकता है या घटा सकता है या राज्यों का विलय भी कर सकता है। अगर किसी 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों का विलय कराना है तो ये भी अनुच्छेद 3 के तहत होगा। नए राज्यों का निर्माण भी इसी अनुच्छेद के तहत हुआ, जो कि अभी देखे हमने छत्तीसगढ़ जो 1 नवंबर 2000 को जिसका निर्माण हुआ था, वह भी अनुच्छेद 3 के तहत ही इसका निर्माण किया गया। अब किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन भी संसद कर सकती है, उसको यह अधिकार प्राप्त है। संसद को नए राज्यों के गठन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, मध्य प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश से बिहार राज्य, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बना, बिहार से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अगर अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी निर्माण होता है, परिवर्तन होता है नाम का, तो इसके अंतर्गत कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, अगर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई नाम परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय जरूर लेता है, परंतु ये सलाह संसद में राज्य परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बिल या विधेयक लाने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा। अगर संसद में किसी विधेयक को लाया जाना है ऐसा कोई, तो राष्ट्रपति पहले उस राज्य से सलाह या राय लेगा, परंतु ऐसा ये राय या सलाह जो भी लेगा राष्ट्रपति वो मानने बाध्य नहीं है। अर्थात विधानमंडल की दी गई सलाह को महत्व नहीं दिया जाएगा, अर्थात सब राष्ट्रपति विधानमंडल की सलाह मानने बाध्य नहीं होगा। फिर उसके बाद एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा, अगर विधानमंडल को राय देने की एक समय अवधि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा जिसके अंतर्गत ही उसको सलाह अपना देना है विधानमंडल को। अगर संसद जो विधानमंडल है वो निर्धारित समय अवधि पर अपनी सलाह नहीं देती है तो उसकी स्वीकृति मानी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है अगला जो देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी तिथि थी जिससे राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा से पारित हुआ, इसे कौन प्रस्तुत किया था इस अधिनियम को, ये सब देखते हैं। अभी हमने कुछ ही देर पहले ये देखा था कि किसी भी विधेयक को पारित होने से पहले 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। एक तो पहला सदन या लोकसभा या राज्यसभा जो हो सकता है, फिर दूसरा सदन, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। तो हम अभी जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम देख रहे हैं, तो वो जो लाया उसका प्रस्तुतिकरण लोकसभा में हुआ था। उस समय के तत्कालिक जो गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा 25 जुलाई सन 2000 को 25 जुलाई सन 2000 को क्या हुआ था, लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को प्रस्तुत किया गया था तत्कालिक गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। फिर उसके बाद 31 जुलाई 2000 को लोकसभा से ये विधेयक पारित किया गया। तब तक इन 6 दिनों में इस विधेयक की चर्चा की गई। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद राज्यसभा में 3 अगस्त को प्रस्तुत किया गया इसी विधेयक को। फिर राज्यसभा से एक संशोधन के साथ इसे वापस लोकसभा में भेजा गया। फिर लोकसभा ने भी कुछ संशोधन किए इसमें और फिर 10 अगस्त को पारित कर दिया। फिर उसके बाद इस अधिनियम को तात्कालिक राष्ट्रपति जो थे KR नारायण ने अपने हस्ताक्षर दिए, परंतु CGPSC ने इसकी डेट जो है 28 अगस्त सन 2000 को लिया गया है। CGPSC ने लिया है एक समय जब ये क्वेश्चन आया गया था, तब उस समय उत्तर में 28 अगस्त 2000 कोई
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के अनुमोदन पूछा था। राष्ट्रपति का अनुमोदन किस तारीख को हुआ था? तो वो CGPSC जो था वो 28 अगस्त दिया था, 28 अगस्त को। जबकि भारत के राज्य पत्र में इस अधिनियम को जारी किया गया था, अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो आज हमने ये देखा कि सबसे पहले इस डेट्स को याद रखें, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट जब बेसिक जानकारी किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो डेट है 25 जुलाई, फिर 31 जुलाई, फिर 3 अगस्त, 9 अगस्त, 10 और 25 अगस्त। 25 जुलाई, 25 और 31 जुलाई को याद रखिए पहले। इस 2 दिन लोकसभा के बारे में हम जानते हैं। लोकसभा में जो जो हुआ वो देखते हैं। लोकसभा में प्रस्तुतिकरण होता है 25 जुलाई को, फिर 31 जुलाई को वहाँ से पारित होता है, फिर उसे राज्यसभा भेजा जाता है। 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुतिकरण होता है, फिर 9 अगस्त को राज्यसभा संशोधन के साथ पारित किया जाता है, फिर 10 अगस्त को लोकसभा से संशोधित सहित पारित किया जाता है। तो फिर उसके बाद 25 अगस्त सन 2000 तात्कालिक राष्ट्रपति जो KR नारायण थे उन्होंने हस्ताक्षर किए। परंतु किसी एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति का अनुमोदन इस विधेयक पर कब हुआ, तो उसमें आंसर जो दिया गया था वो था 28 अगस्त सन 2000। तो ये एक एक्सेप्शन केस है जब ऐसा पूछा जाता है, लेकिन जो वास्तविक जो डेट जो राज्यपत्र में है वो है 25 अगस्त सन 2000 को तात्कालिक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। परंतु जो अधिसूचित, जब भारत के राज्यपत्र में जब इस विधेयक को अधिसूचित किया जाता है उसका दिनांक जो है वो है 28 अगस्त सन 2000। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।